हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती का सेट नंबर सेकंड लेके आए हैं। ये जो सेट होगा वो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी एग्ज़ाम्स DSSB के अंतर्गत लिए जाते हैं, जैसे कि पीआरटी हो या टीजीटी हो, एलडीसी हो या लेखपाल, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती का सेट होगा और इसके बाद हम टीजीटी या पीआरटी या इसके बाद एलडीसी, स्टेनोग्राफर, सभी के सेट एक एक करके लेके आएंगे आपके लिए। हमने जैसा कि पहले भी बोला था आपसे, हम इस तरह के आपके लिए 20 से 25 सेट्स, मिनिमम 25 तक तो आपको करा ही देंगे। इसके बाद इसकी जीके लगाने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्कोर होगा वो एक अच्छा खासा स्कोर बनेगा जीके के पार्ट में। फ्रेंड्स, इसके बाद हम जल्दी से 200 मार्क्स में से जो 100 नंबर का पार्ट होता है, जिसमें आपको साइकोलॉजी और बाल विकास के क्वेश्चंस आते हैं 100, उसका भी वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं। उसके प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन और विद डिटेल्ड सॉल्यूशन जो आपका मार्क्स को एनहेंस करेगा। तो फ्रेंड्स, वो भी जल्दी आने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें जो है जीके का पार्ट रहेगा और जीके के पार्ट में आप लगाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका स्कोर कहाँ जाने वाला है इसको लगाने के बाद। फ्रेंड्स, ज़्यादा ना बात करते हुए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि हरीलाल जे कानिया। हरीलाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, वो भी प्रथम। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? यानी कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति में लगातार गिरावट आती है, क्रय शक्ति यानी कि कम होती जाती है, और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है निरंतर, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो एक ऐसी स्थिति जब आ जाती है जब मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो वो मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति या महंगाई, महंगाई भी कह सकते हैं हम मुद्रास्फीति को, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो महंगाई से तात्पर्य क्या है? अच्छा, आप एक बात समझिए, क्रय शक्ति कम होना इसका मतलब क्या है? क्रय शक्ति में गिरावट आना। सपोज़ हम आज 100 रुपये में 1 चेयर खरीद रहे हैं, 1 चेयर फॉर 100 रुपीज़। कुछ दिन बाद वही चेयर 1 चेयर 200 रुपीज़ की हो गई, 200 रुपीज़ की 1 चेयर हो जाएगी कुछ साल बाद। तो क्या मुद्रा की क्रय शक्ति कम नहीं हुई? आपको दिख रहा होगा यहाँ 100 रुपये में जब हम एक चेयर खरीद सकते थे और यहाँ 200 रुपये में एक चेयर खरीद रहे हैं, तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। तो इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ गई, चेयर का प्राइस बढ़ना। जैसे 1 चेयर हम 100 रुपीज़ में ख़रीद रहे हैं आज के दिन, लेकिन कुछ सालों बाद महंगाई के कारण या मुद्रास्फीति के कारण वही चेयर 200 रुपये में मिलेगी हमें। तो इसका मतलब मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। क्रय शक्ति कम होना इसका मतलब है जैसे कि 1 रुपीज़ में हम 1 रुपीज़ में पहले 2 टॉफ़ीज़ ख़रीद लेते थे, 2 टॉफ़ीज़ फॉर 1 रुपीज़, लेकिन आज महंगाई के कारण जो है वो 1 रुपये में एक ही टॉफ़ी ख़रीद पा रहे हैं। तो यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। पहले जब हम 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीद लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में यानी कि पहले से कई साल बाद, ये 5 साल पहले की सिचुएशन है जब हम 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीदते थे, लेकिन आज की सिचुएशन में 1 रुपये में एक ही टॉफ़ी खरीद रहे हैं। तो मुद्रा जो है, मुद्रा तो 1 ही रुपये है, लेकिन इसकी क्रय शक्ति कम हो गई। पहले 2 क्रय कर लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में हम एक ही क्रय कर पा रहे हैं। तो इससे कहते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति कम होना। तो ये स्थिति जो है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या शामिल नहीं है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी शामिल है और क्लोनिंग भी शामिल है, यानी कि तीनों शामिल है, उपर्युक्त सभी शामिल हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, ये जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है? सबसे पहले आपको जैव का मतलब समझना पड़ेगा। जैव मतलब जीवित प्राणी से संबंधित होता है, भले वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है जैव से। और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम जीवित प्राणियों या प्लांट्स का अध्ययन करते हैं और उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा
विकसित करते हैं। जैसे कि क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या है, एक तरह का प्रारूप तैयार करना, एक मनुष्य जैसा ही दूसरा मनुष्य तैयार करना, तो उसको कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग भी है जैव प्रौद्योगिकी है। टेक्नोलॉजी किसकी है, जैव की तो है। जैव क्या है, इंसान या फिर कोई भी जानवर या फिर प्लांट्स, तो क्लोनिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें भी इंसान टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू आजकल बच्चे जो है वो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये भी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसान के जीन जो होती है आनुवंशिक इकाई, उसमें परिवर्तन करके हम आज बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं वो जैव प्रौद्योगिकी में ही शामिल होती हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा सबसे छोटा देश है। तो सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण है। तो गुप्तचर अभिकरण कौन सी है भारत का, भारत का जो गुप्तचर अभिकरण है उसका नाम है रॉ, RAW, रॉ। रॉ भारत का गुप्तचर अभिकरण है। तो भारत का गुप्तचर अभिकरण क्या होता है, ये जो है गुप्तचर यानी कि चुपचाप से वो देशों में नज़र रख के, मतलब आपकी एजेंसी जो होती है ना, रॉ जैसे होती है रॉ, और विभिन्न देशों की जैसे ISI, तो ये देशों के जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखती है चुपके से। तो ये होती है भारत की गुप्तचर अभिकरण जिसका नाम है रॉ। अब विभिन्न देशों की हम और भी जो गुप्तचर अभिकरण है वो देख लेते हैं। जैसे आपने दिखाया ये पाकिस्तान की जो गुप्तचर अभिकरण है उसको हम ISI कहते हैं। ISI पाकिस्तान की है, तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जाती है। ISI पाकिस्तान की है, CIA अमेरिका की है, मोसैड MOSSAD मोसैड इज़राइल की है, और MSS चीन की है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसमें पूछा गया है बुद्ध का जन्म स्थान। तो बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, आप बता सकते हैं। तो बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। तो इसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म जो है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में, और इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, 563 BC में हुआ था इनका जन्म, और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन, और इनका जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था इन्होंने। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तानसेन, बीरबल, राजा भारमल और राजा मानसिंह। तो इन चारों में से अकबर के दरबार का नवरत्न कौन नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, तानसेन भी था, बीरबल भी था और राजा मानसिंह भी था, लेकिन भारमल का नाम नहीं आता है इसमें। भारमल नहीं थे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखनी है। अब अकबर के जो नवरत्न थे उनमें किन किन के नाम आते हैं। तो पहला नाम आता है बीरबल। देखिए दोस्तों, बीरबल जो है उनका नाम चतुराई में आता है, ये बहुत इंटेलिजेंट थे। फिर तानसेन, तानसेन आपको इसी क्रम में याद रखना है जिस क्रम में हम आपको बता रहे हैं। तो पहला है बीरबल, सेकंड है तानसेन। तानसेन जो था वो गायकी में बहुत उस्ताद था। उसके बाद टोडरमल राजस्व में उस्ताद था, और मानसिंह, मानसिंह जो है युद्ध में। तो ये चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। पहले बीरबल, तानसेन, टोडरमल और मानसिंह, सबसे पहले ये याद रखने हैं। उसके बाद ये तीन नाम ध्यान रखने हैं, फैजी, फ़कीर, मुल्ला दो प्याजा। आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे, फैजी, फ़कीर, फिर उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। उसके बाद आते हैं अबुल फजल और खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा, ये इनके दरबारी कवि थे। और अब्दुल रहीम खाने खाना, तो खाने खाना ध्यान रखना है, पूरा नाम नहीं याद रखना है। तो इस तरह से आपको ग्रुप में तीन तीन के ग्रुप बना लेना आप, जैसे बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, उसके बाद अबुल फजल और खाने खाना एक बार, फिर उसके बाद फैजी, फ़कीर और मुल्ला दो प्याजा। तो इस तरह से नवरत्न आपको याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। तो दोस्तों ये है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। तो सौर मंडल के जो सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा मरकरी। मरकरी को हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह। उसके बाद आता है वीनस। वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट है नेपच्यून। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मरकरी जो है उनकी कुछ विशेषता है, जैसे ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। वीनस जो है वो अर्थ की सिस्टर कहलाती है। मार्स जो है वो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। जुपिटर जो है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ, सबसे बड़ा ग्रह दिख रहा होगा जुपिटर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सैटर्न जो है उसके चारों ओर रिंग पाई जाती है, ये दिख रही होगी आपको। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। मार्स को कहते हैं मंगल ग्रह, जुपिटर को कहते हैं बृहस्पति, सैटर्न को कहते हैं शनि, फिर यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण। तो अरुण वरुण, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो वो आपको याद रखनी है। जैसे सैटर्न के चारों ओर रिंग है, जुपिटर जो है यहाँ सबसे बड़ा ग्रह दिख रहा होगा, सबसे छोटा ग्रह मरकरी दिख रहा होगा आपको। अर्थ और वीनस का साइज लगभग लगभग सेम है, इसलिए इनको हम सिस्टर्स कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट्स कहते हैं वीनस और अर्थ को। मार्स जो है उस पर जीवन की संभावना है। यूरेनस जो है उस पर CH4 यानी कि मीथेन गैस का वायुमंडल पाया जाता है। तो ये आपको विशेषताएं याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन आ जाता है। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? यानी कि भारतीय राज्य सीमा पर स्थित कौन सा नहीं है? तो देखो गुजरात भी है, फिर राजस्थान भी है और पंजाब भी है, लेकिन मध्य प्रदेश बीचों बीच स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए हम मैप को देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो गुजरात है वो सीमा पर स्थित है भारत की, राजस्थान है वो भी सीमा पर स्थित है, यहाँ पंजाब है वो भी सीमा पर स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश किसी सीमा पर स्थित नहीं है। यानी कि सीमा से मतलब है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, वो बिल्कुल बीच में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई है? तो ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो उनका नाम है जाकिर हुसैन। दोस्तों आपको शुरुआत के 4 राष्ट्रपति का नाम ध्यान होना चाहिए, वो पूछा जाता है अक्सर। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, ये भी याद रखना है, पूछा गया है। उसके बाद जो थे राजेंद्र प्रसाद के बाद वो एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जो थे वो टीचर थे, वो अध्यापक थे। उसके बाद तीसरे आते हैं जाकिर हुसैन, जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। जाकिर हुसैन ये लिखा है। फोर्थ जो है वो है वीवी गिरी। तो इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं क्रम से लगाने को। उसके बाद के भले ही आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन ये 4 जरूर याद रखने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन, वॉलीबॉल के मैदान का माप क्या होता है? तो वॉलीबॉल का जो मैदान है उसका माप जो है वो 18/9 होता है। यानी कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो 9 होती है। यानी कि इस तरह अगर इसका मैदान है तो इसकी जो लंबाई है वो 18 मीटर हो गई और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 मीटर हो गई। तो इस तरह आपको याद रहेगा, ये ठीक इसकी दुगनी होती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये वॉलीबॉल के मैदान की बात हो रही थी, जो था 11th क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइना नेहवाल के ऊपर। साइना नेहवाल संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से हैं या टेबल टेनिस से हैं, बैडमिंटन से हैं या महिला हॉकी से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खेलते हुए आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ अगर बैडमिंटन खेलते हुए आप देख रहे हैं तो एग्ज़ाम में ज़रूर सही करेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है साइना नेहवाल टेनिस और बैडमिंटन के बीच में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या खेल रही हैं इस समय, बैडमिंटन। अब आपको ज़रूर याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में पूछा गया है किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है?
तो मानव कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत की ही शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर माना जाता है। ऐसा क्या किया है इन्होंने जो इनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों इनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट है, ये देखते ही किसी भी कैलकुलेशन को चुटकियों में कर देती हैं। तो इसलिए ये भारत की ओर से क्या है, मानव कंप्यूटर कहलाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है सार्क के बारे में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय या सचिवालय एक ही बात होती है। तो सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। दोस्तों इस तरह के बहुत क्वेश्चन DSSB में देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम जो जितने भी प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय हैं हम उसको एक नज़र में देख लेते हैं। आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, इतनी अच्छी तरीके से हम आपको लर्न करवा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ संगठन और उनके मुख्यालय। इसके बाद नीचे भी कुछ हैं तो आपको एक नज़र में याद हो जाएंगे उसको देखने के बाद। तो ये वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक जो था 1944 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945, हेग नीदरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय या सचिवालय। यूनिसेफ जिसको चिल्ड्रंस फंड के नाम से जाना जाता है वो 1946 में स्थापना है इसकी, और न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। यूनेस्को इसकी स्थापना 1946 में पेरिस फ्रांस। WHO 1948 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 और न्यूयॉर्क। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ बैंक्स नहीं सॉरी, जैसे ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, मनीला फिलीपींस में हुई थी। आसियान का है? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसकी स्थापना 1967 में, बैंक की स्थापना के ठीक एक साल बाद। और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय जिसमें भारत शामिल है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और काठमांडू नेपाल में स्थित है। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989 सिंगापुर। बिम्स्टेक 1997 ढाका बांग्लादेश। G20 इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है, ये इसका जहाँ बैठक होती है वही मुख्यालय बन जाता है। 1999 में स्थापना। SCO है ये। SCO की स्थापना शंघाई सहयोग संगठन जिसे कहते हैं 2001 में, और बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है हमारा NATO NATO नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 वियना ऑस्ट्रिया। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 1960 वियना ऑस्ट्रिया। उसके बाद ये देख लेते हैं नासा, DRDO और इसरो। इसको तीनों को एक संग देखना है। दोस्तों ये ग्रुप में लिखे गए हैं तो ग्रुप में ही याद करने हैं, तभी याद रहेंगे आपको, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करके लिखे हैं। जैसे नासा है, नासा 1958 वाशिंगटन DC। DRDO भी 1958। नासा और DRDO दोनों 1958, इसका वाशिंगटन DC और DRDO का दिल्ली। इसरो 1969 बेंगलुरु कर्नाटक। ये तो याद होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट की ओर चलते हैं। कुछ खेलों के प्रमुख संगठन हैं। ये IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन 1894 लौसाना स्विट्ज़रलैंड। फीफा 1904 जूरिट स्विट्ज़रलैंड। ICC 1909 दुबई UAE। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। BCCI 1928 मुंबई। फिर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 1909 1919 1928, ये हमने इसलिए ऐसे लिखे हैं क्योंकि 1909 1919 और 1928 ये तीनों ऐतिहासिक वर्ष हैं। 1909 में क्या हुआ था आपको इतिहास के जरिए से पता होगा, ये यहाँ निर्वाचन प्रणाली आई थी। फिर 1919 का अधिनियम आया था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, इसलिए हमने इस तरह लिखा है। आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद ATP 1972 और WWF 1961 ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। तो ये थे कुछ प्रमुख संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है
किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, सबसे अधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सी है? यानी कि सबसे ज़्यादा तट रेखा, समुद्र तट रेखा वो किसकी है? तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये हमारे कुछ तट रेखा वाले राज्य हैं। दोस्तों, जो तट रेखा वाले राज्य हैं उनकी संख्या 9 है। ये समुद्र तट रेखा ये है हमारी। तो ये जो है समुद्र तट रेखा है और इन राज्यों की संख्या 9 है जिनसे तट रेखा लगती है। समुद्र तट रेखा की बात चली है यहाँ। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है, समुद्र तट रेखा, वो यहाँ देख सकते हैं। गुजरात की इतनी लंबी तट रेखा है, यहाँ से यहाँ तक और भी चली है। तो ये जो मोड़ आ जाता है घुमावदार, तो इसकी वजह से गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव हुआ है। तो भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा बी, यानी कि तमिलनाडु। तो कुछ नृत्य हैं, लोक नृत्य, उनके बारे में आपको देखना होगा यहाँ। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसकी एक ट्रिक भी है, वो बता देंगे। तमिलनाडु का भरतनाट्यम याद रखना है। हेमा मालिनी जो थी वो भरतनाट्यम करती थी, तमिलनाडु का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गरबा गुजरात, गा से गरबा, गा से गुजरात। कथकली केरल, तो यहाँ केरल में का से स्टार्ट है, ला पे एंड हो रहा है केरल। तो यहाँ कथकली भी देखो का से स्टार्ट हो रहा है, ला पे एंडिंग है। इसके अलावा यूपी का याद रखना है, यूपी का कथक है, कथक। तो कथक और कथकली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कथक में पहला का और लास्ट में का आ रहा है, तो ये यूपी है। लेकिन केरल में कि पहला का स्टार्टिंग है, ला से एंडिंग है। तो कथकली में भी ये देख सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो है वो खड़कवासला में स्थित है। खड़कवासला कहाँ है? ये महाराष्ट्र में पूना के समीप स्थित है। तो आप यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन पढ़ लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है थल सेना में कमीशन्ड अधिकारी का उच्चतम रैंक कौन सा है? तो थल सेना में कमीशन्ड अधिकारी का उच्चतम रैंक जो है वो जनरल होता है। तो आपको कुछ रैंक याद होने चाहिए, थल सेना के भी और अन्य 2 सेनाएं उनके भी। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के आपको याद होने चाहिए। तो जो थल सेना है उसका सबसे जो उच्चतम पद होता है वो होता है जनरल। उसका सबसे उच्चतम पद जनरल होता है थल सेना का। वायुसेना का एयर चीफ मार्शल, जो अक्सर सुनते होंगे न्यूज़ पर एयर चीफ मार्शल के बारे में, तो वो वायुसेना का सबसे ऊंचा पद होता है। नौसेना का एडमिरल होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, जिसमें पूछा गया भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो भारत रत्न से कौन सम्मानित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ BR अम्बेडकर भी सम्मानित थे। पंडित रविशंकर जो शास्त्रीय गायक हैं वो भी सम्मानित थे। राजीव गांधी हमारे PM रह चुके हैं, वो भी सम्मानित थे। लेकिन महात्मा गांधी को कभी, हमारे महात्मा गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ आप सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका, भारत रत्न के बारे में। जो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और ये जीवन में असाधारण एवं अत्युत्तम कोटि की उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 1954 में जो भारत रत्न है वो C राजगोपालाचारी को मिला, और राधाकृष्णन और चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक थे उन तीनों को मिला है। भीमराव अम्बेडकर को 1990 में याद नहीं रखना है, और राजीव गांधी को मिला था 1991 में, ये भी याद नहीं रखना है। और पंडित रविशंकर को 1999 में, ये भी याद नहीं रखना है। केवल नाम याद रखने होते हैं। भीमराव अम्बेडकर को मिला था, राजीव गांधी को, पंडित रविशंकर को। और सबसे पहले वाले 3 ये याद रखने, 1954 वर्ष याद रखना है, 1954। और इस तीनों में राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और चंद्रशेखर को मिला था। तो इन तीनों को मिला था भारत रत्न सबसे पहले 1954 में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरह के आपको अगर और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।